देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ऊपर ऊपर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन पानी ना दूर तक फैल गया है जिसे और समेटा नहीं जा सकता। मोदी, शाह, योगी को योगी आदित्यनाथ के आगे सरेंडर उन्हें करना पड़ा, लेकिन पीछे के दरवाजे से योगी पर सीधा हमला बोलने का परमिशन उन्होंने यूपी के सभी नेताओं को दे दिया है। जो भी योगी के खिलाफ बोलना चाहते हैं वो खुलेआम कहीं पर भी बोल सकते हैं। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ने खुद योगी के अंडर घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके उन्होंने बताया। योगी के खिलाफ बोलने के लिए दिल्ली से ग्रीन सिग्नल हर किसी को मिल गया है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से दो गुटों में बटा हुआ है। मोदी, शाह योगी से इस्तीफा चाहते हैं। योगी ने भी फोन पर कह दिया है, साफ कर दिया है कि हिम्मत है तो मुझे हटा करके दिखाओ। योगी ने किस तरह से पेच फंसाया है और मोदी, शाह किस तरह से योगी पर प्रहार करने का प्लान बनाए हैं, आज के इस एपिसोड में उसका खुलासा खुद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो बिना देर करे मैं सीधा उनका रुख करती हूं। तो अशोक वानखेड़े जी, स्वागत है सर आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी जी की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं जाते जाते बच गई। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये खबरें हम लगातार चला रहे थे और डिस्कशन भी कर रहे थे कि योगी की कुर्सी उनसे छीनने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है और उसमें नरेंद्र मोदी का साथ जो है दो डिप्टी सीएम दे रहे थे। लेकिन अब दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद यूपी में दोनों डिप्टी सीएम के साथ खुद योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जिसके बाद एक ट्वीट ने कहीं ना कहीं फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं गरमा दिया है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में जो भ्रष्टाचार, बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने यूपी पुलिस को जो है कड़ा संदेश या निर्देश उन्होंने दिया है। तो जो गृह विभाग है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के अंडर है। अब ऐसे में क्या ये योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला है? क्या दोनों डिप्टी सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ के बीच जो फाइट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है? नहीं अदिति जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली, मतलब बीजेपी का आला कमान, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का आला कमान कहो या लखनऊ वर्सेस दिल्ली कहो, यह युद्ध अब अंतिम चरण में आ गया है। अब अंतिम चरण में यह तय होगा योगी जी रहेंगे या योगी जी जाएंगे। प्रयास ये हो रहा है कि योगी जी इस्तीफा दें और योगी जी पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं कि ये दोनों योगी जी को निष्कासित करें। सारा गेम इस पे अटका हुआ है। योगी जी कभी भी दिल्ली का पहला चॉइस थे ही नहीं। 2018 के चुनाव के बाद वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, करीब करीब उनका नाम फाइनल हो गया था। वो पूजा अर्चना करके एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे बनारस के, और वहां से उनको लखनऊ जाना था, लेकिन फिर वो लखनऊ वाला फ्लाइट दिल्ली आ गया। और हमारे जो बाबा थे ये विदेश जा रहे थे पार्लियामेंट के डेलीगेशन में, तो अपना पासपोर्ट जमा करने दिल्ली आए थे। संघ ने 11th आवर पे अपनी जिद पकड़ के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। संघ ये जान रहा था 2014 के बाद 2018 तक कि नरेंद्र मोदी अब अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। ऐसे में एक कोई चेक चाहिए, तो जो हिंदुत्व के सिंहासन पे जो बैठने वाले हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते थे मोदी जी, वो कहीं ना कहीं तगमा एक भगवे के हाथ में दे दिया और योगी जी हिंदू ध्वजवाहक हो गए। वो यूपी जैसे बड़े सूबे के सीएम, और पहले दिन से 2018 से लेके दिल्ली और लखनऊ के बीच में लगातार तकरार चलती रही। पहला टर्म तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बदतमीजियां हुई, यहाँ तक कि स्थिति ठीक करने के लिए एक बड़े ब्यूरोक्रेट को रिटायर करके वीआरएस लेके एमएलसी बनवा के उन्हें योगी जी के पास भेजा गया ताकि इनको मंत्री बनाया जाए ताकि कुछ कंट्रोल हो। लेकिन योगी जी ने उनसे मुलाकात करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया।
तो कुल मिलाकर फिर 2022 आया। 2022 में फिर योगी जी का नाम नहीं चलाया कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, फिर मोदी जी का नाम चलने लगा। लेकिन फिर एंड में जब संघ थोड़ा सा बैकआउट होने लगा तो फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला निकला कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर चीफ मुख्यमंत्री रहेंगे और कुछ लोग जो दिल्ली चाहता है वो मंत्री भी बनेंगे। योगी जी के पहले टर्म में भी मौर्य जी ने बहुत तकलीफ दी। सेकंड टर्म में योगी जी ने व्यवस्था की कि मौर्य जी चुनाव ही हार जाए। चुनाव हारने के बाद भी मौर्य जी फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा, ओबीसी, ये करके, और ठाकुर तो खुद अब मुख्यमंत्री है ही। ये समीकरण साधने का प्रयास किया। सेकंड टर्म मिलने के बाद भी योगी जी लगातार अपने तरीके से सरकार चला रहे। अदिति जी, ये देखना जरूरी है कि योगी जी कभी भी किसी भी प्रशासनिक पोस्ट पे नहीं रहे। उन्हें मठ चलाने का एक्सपीरियंस है और मठ एक राजा धीराज चलाते हैं। वह योगी जी का शब्द कानून है। योगी जी आदेश देते हैं, आदेश लेने के आदि नहीं, क्योंकि मठ की कल्चर से योगी चलते हैं। और गोरखपुर का मठ तो थोड़ा वायलेंट भी है, क्योंकि पूर्वांचल का जो माफिया है वो मठ वर्सेस रेस्ट, ये लड़ाई हमेशा चलती रही। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई में हमेशा मठ का एक वर्चस्व रहा, ठाकुरों को रिप्रेजेंट करने में। यदि गोरखपुर में तिवारी जी का हत्ता, ये एक जगह होती थी पावर सेंटर, जो तिवारी करके बहुत बड़े नेता कहो, समाज सेवी कहते थे अपने आप को, लेकिन एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड का नाम था। और उसके बाद हरिशंकर तिवारी, अभी अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। वो एमएलए भी रहे, वो मंत्री भी रहे, और उनके खिलाफ हमेशा मठ एक दूसरा अड्डा रहा। तो इस ऐसे व्यक्ति को जब आपने मुख्यमंत्री की धुरा दी तो बट नेचुरल है वो अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाएगा। तो योगी जी ने दोनों टर्म चंद 4-5 अधिकारियों के बलबूते पे सरकार चला रहे हैं। वो एमएलए को मिलते नहीं, वो अपने मंत्री को नहीं मिलते। उनके पास सेकंड टर्म में एक चांस था कि पहले टर्म में जो गलतियां की, यदि वो अपना व्यक्तिगत संबंध सभी विधायकों से, मंत्रियों से ठीक रहते तो दिल्ली को और डिफिकल्ट जाता। लेकिन योगी हमेशा अधिकारियों के भरोसे चलते हैं। ये बात 2000 जो अभी मौर्य कह रहे हैं, तो ये मौर्य जी के ऊपर मुझे दया आती है। उनको 7-8 साल लगे समझने में कि भ्रष्टाचार है यूपी में। ये तो 2018 से भ्रष्टाचार था। योगी जी जब से आए तब से अधिकारी ही राज्य चला रहे हैं। और जब अधिकारी राज्य चलाते हैं तो डाउन द लाइन उनकी एक लाइनेज बन जाती है, और वही लोग फिर, उनको पता है वो नेताओं को कुछ नहीं मानते, एमएलए को कुछ नहीं मानते, विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, किसी कोई औकात नहीं, सिर्फ अधिकारियों की औकात, क्योंकि अधिकारियों को पूरी ताकत दी है योगी जी ने। वही अधिकारी आए बगाए योगी जी को ये बोलते रहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। वो योगी जी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ाते रहते हैं, और इस उलूल जुलूल एक चक्रव्यूह में योगी जी अटक के राज कर रहे हैं। अब एकाएक जब 2024 के नतीजे आ गए और बीजेपी बुरी तरह से हारी, तो ये आपादा में अवसर ढूंढने लायक बात हो गई। तो दिल्लीश्वर को लगा इससे बढ़िया काम ही नहीं हो सकता है कि एक तरफ बीजेपी बुरी तरह से यूपी में हारी, तो सारा ठिकरा मुख्यमंत्री पे फोड़ दिया जाए और उनका इस्तीफा दिया जाए। और उसके बाद एक टास्क फोर्स बना, वो टास्क फोर्स गया 40 लोगों का। उनने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बाय एंड लार्ज एक बड़ा क्लॉज ये था कि प्रशासन ने बीजेपी को मदद नहीं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की प्रशासन सुनता नहीं है। तो क्या प्रशासन चुनाव जितवा रहा था क्या? ये सवाल उठता है। कुल मिला के बार बार घेरने का प्रयास हो रहा था योगी जी। योगी जी का कैंप लगातार ये कह रहा था कि हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद एक 32 लोगों की लिस्ट दी थी कि इन 32 वर्तमान सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे, भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लेकिन वो रिपोर्ट हमने दी थी, इसलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस रिपोर्ट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया और उन 32 लोगों को रिपीट किया। वो सब चुनाव हार गए। उसमें मेरी क्या गलती? मैंने एक 27 संभाई जीतने वाले लोगों के नाम दिए थे,
उसमें से 4 लोगों को आपने टिकट दिया, वो 4 जीत गए, उसमें मेरी क्या गलती? मैं गोरखपुर से आता हूं, तो गोरखपुर के आसपास तमाम सीटें 4-5 जो है वो सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली। मैंने तो मेरा काम कर दिया। प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ते हैं वो आसपास की सीटें क्यों हारे? प्रधानमंत्री इसकी जवाबदेही करें। ये उल्टा प्रहार कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि बीजेपी का जो हश्र हुआ उसमें थोड़ा बहुत योगदान योगी जी का भी था। खासकर चुनाव के दौरान जो गुजरात में एक गुजराती नेता ने राजपूतों के बारे में, उनके परिवार और उनकी स्त्रियों के बारे में बहुत ही अपमानजनक बात कही, तो गुजरात में राजपूतों का इतना बड़ा तादाद नहीं है कि जो चुनाव के नतीजे तय करेगा। तो जो भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने हंगामा किया, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने उनको तुच्छ समझ के छोड़ दिया। लेकिन ये जो आग है ये राजस्थान पहुंची और राजस्थान से उत्तर प्रदेश और फिर अनमैनेजेबल हो गई। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ। लेकिन ठाकुरों के नेता योगी आदित्यनाथ यदि पहल करते तो बात समझ जाती, लेकिन इन्होंने योगी जी को बोला भी नहीं पहल करने के लिए और आग में घी जलता रहा। कुल मिलाकर जो हश्र हुआ, अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके योगी जी इस्तीफा ले लें। इसलिए हर दूसरा एमएलए आजकल बोल रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, मेरी सुनवाई नहीं होती। हम गए तो तीसरे फ्लोर पे, जो तीसरा मंजिल मतलब सॉरी 5वीं मंजिल पे जहाँ योगी जी बैठते हैं, 5वीं मंजिल पे अधिकारियों के चरण छूने के लिए मजबूर किया जाता है विधायकों को। ये स्टेटमेंट बड़े बड़े विधायक ने पाया। अब सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या आज बिगड़ी है? ये तो कई दिनों से बिगड़ी थी। ये तब भी बिगड़ी थी जब योगी जी के मॉडल को प्रधानमंत्री बेहतरीन मॉडल मान रहे थे और राम राज्य स्थापन हो गया योगी के राज में, यूपी में। यह प्रधानमंत्री के शब्द थे। तब भी भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, तब भी अधिकारियों का राज चरम पे था और तब भी ये था। क्योंकि अब सभी बोल रहे हैं, तो अभी हाल ही में डीजीपी और डीजी लेवल के अधिकारियों की मीटिंग ली उप मुख्यमंत्री। क्या उप मुख्यमंत्री को वो अधिकार है लेने का? और अंतिम ऑर्डर्स जो है वो कॉल किससे आती है? पुलिस डिपार्टमेंट अपने गृह मंत्री से आती है। गृह मंत्री कौन है? स्वयं योगी आदित्यनाथ है। तो आपके मीटिंग लेने से प्रोटोकॉल के तहत तो अधिकारी आपकी बात हाँ हाँ कह लेंगे, लेकिन उनको जो आचरण करना होगा या इम्प्लीमेंटेशन करना होगा वो तो गृह मंत्रालय का शब्द फाइनल होगा। और कुछ मामले में तो मुख्यमंत्री बोल। मेरा सवाल यह है कि हमने देखा कि 2 दिन पहले बीजेपी के विधायक ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो राजनीति जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी थी, वो विधायक उस चीज का मुखालिफत करते हुए नजर आए थे। अब केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान, लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार ही काम कर रहा है? भले ही वो डिप्टी सीएम को डांट। अदिति जी, ये जो कुछ भी है खन्ना उनका है, बंदूक दिल्ली से चल रही है। तो फिर ये दिखावा है इस मीटिंग में, दिल्ली की सीईसी की मीटिंग में तो जो किया गया कि आलाकमान नाराज है 2 डिप्टी सीएम से। नहीं, कोई नहीं, ये सब मनगढ़ंत खबरें हैं। वो लोग आते हैं दिल्ली, आलाकमान उनको बल देते हैं कि जाइए और स्टेटमेंट दीजिए, मजबूर करिए इस आदमी को, लगातार बोलते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कैंप लगातार एग्रेसिव हो रहा है। अब स्थितियां कितनी बुरी हो गई है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में माफिया का बोलबाला ये नई बात नहीं है। एक माफिया है डॉन, जिसका नाम है उदयभान करवरिया। ये वो उदयभान करवरिया है जिसने आज से 10 साल 12 साल पहले दिन दहाड़े लखनऊ में AK-47 का उपयोग कर एक विधायक की समाजवादी पार्टी के हत्या की थी। उसका मुकदमा चला, उसे आजीवन कारावास हुआ। उस उदयभान करवरिया को अच्छे चाल चलन के लिए योगी जी ने जेल से मुक्त करवाया। ये जो उदयभान करवरिया है, ये तीसरी पीढ़ी है इनकी माफियागिरी में। इनके दादा माफिया थे, इनके पिता माफिया थे और ये माफिया थे।
उत्तर प्रदेश में 90% माफिया इसी परिवार की उपज है। ये उसी क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं जिस क्षेत्र से मौर्य जी आते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, अब मौर्य जी को घर पे ही चेकमेट लगने लगा है। तो जब माफिया को जेल से निकालकर आप स्कोर सेटल करने का एक यदि कुछ प्लान कर रहे हैं, तो क्या गोमती आने वाले समय में मटमैली की जगह पे रक्त रंजित लाल होगी? ये सवाल है। स्थितियां बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। ना संगठन के पक्ष हाथ में कुछ रहा है, ना दिल्ली दरबार के हाथ में कुछ रहा है, ना योगी जी के हाथ में रहा है। ये फ्री फॉर ऑल है। किसी ना किसी को बड़ी सर्जरी करनी है, या तो दिल्ली को किसी भी हालत में योगी को जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा। क्या दिल्ली इस स्थिति में है? क्योंकि डर यही भी है कि जैसा आपने रमन सिंह को उठा के स्पीकर बना दिया, आपने वसुंधरा जी को घर बिठा दिया, वैसा आप योगी के साथ नहीं कर सकते। योगी को आपने यदि वहां से निकाल दिया तो वो वापस चले जाएंगे अपने पीठ पे, और गोरखनाथ पीठ के तो पीठेश्वर है ही, वो तो जगह आप छीन नहीं सकते। उस पीठ पे आप ईडी की रेड नहीं कर सकते, इनकम टैक्स की रेड नहीं कर सकते, उसको डरा नहीं सकते। और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रयागराज तक पूरा पूर्वांचल बिगाड़ देगा यूपी का। 2027 के चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा यूपी को, बीजेपी। इसलिए बीजेपी चाहती है कि ये इस्तीफा दे, और योगी जी ने तय कर लिया है चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसलिए ये घमासान लगातार बढ़ता रहेगा। और इससे हो क्या रहा है? इससे यूपी की जनता का नुकसान हो रहा है। सरकार काम नहीं कर रही है, स्टैंड स्टिल। सब एक दूसरे को निपटाने में लगे। इस निपटारे में बीजेपी निपटती नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी पैठ खोती चली जाए तो वो फायदा तो पूरी तरीके से विपक्ष उठाने वाला है आने वाले चुनाव में। और कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की लड़ाई में बीच में से फायदा विपक्ष को हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य में इस तरह से खुलकर फाइट जो है वो सामने आ गई है। अदिति जी, यदि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में सुलह हो जाती तो यूपी का नतीजा इतना बुरा नहीं आता। थोड़ी सीट कम हो जाती, 4-5 सीट कम हो जाती, पार्टी रास्ते पे नहीं आ जाती। ये इसी का नतीजा है। लेकिन यदि ये दो गुजराती सुनने को ही तैयार नहीं किसी की, तो उनको सुनाएगा कौन? मैंने इसीलिए कहा आपको, ये एक विधायक नहीं है, ऐसे 50 वीडियो रोज मार्केट में आ रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं ठीक चल रहा है, बहुत रिश्वत चल रही है, कैसे करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। ये सारे लोग आज क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको बुलवाया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि यूपी में जो स्थिति है, तो हम पहले से कह रहे हैं, यूपी में भ्रष्टाचार है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, यूपी में पिछड़ों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, यूपी में अधिकारशाही चल रही है। ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर हमें अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी, चाइनीज कहा जाता है। कहा जाता था हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हो, योगी जी के खिलाफ बोल रहे हो, आप बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे हो। आप, हमने जब बोला बुलडोजर खराब है तो आप वही कहते हैं बुलडोजर खराब है। हमको पहले झटके में समझ में आ गया, उनको इतनी देर में समझ में आ गया। दिमाग से बदतर है तो फिर राजनीति में क्यों आते हैं? खाली कर दीजिए, कोई और विधायक आए। सवाल ये है कि उनको तब भी समझ में आ रहा था, लेकिन दिल्ली ने बोला था चुप। अब दिल्ली ने बोला बोलो। दिल्ली के आदेश से सभी। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, एक चीज जानने की कोशिश करूंगी कि 30 से अधिक सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, विधायक है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की बात करें या योगी और मोदी जी की बात करें, तो 30 से अधिक सांसद और विधायकों में से कितने लोग हैं, किनके पाले कितने लोग हैं? देखिए, अभी तो सारे के सारे सांसद तो है। अभी देखिए, वो मोदी जी की भी लड़ाई नहीं है, वो अमित शाह वर्सेस योगी है, ये मान लीजिए आप। अभी वर्तमान में दिल्ली में स्थिति यह है दीदी जी कि सत्ता और संगठन दोनों पे एक ही आदमी का कब्जा है, उनका नाम अमित शाह है। अब मोदी जी
भी अमित शाह के हाथ में है, यदि ये बोला जाए तो आश्चर्य नहीं। ये जो 30 लोग हैं, ये यकीनन अमित शाह के साथ नहीं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अमित शाह के साथ है। तो किसी भी हालत में ये 30 में से एक भी आदमी उधर नहीं जाएगा। ये सत्ता की शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति तो तब दिखाएंगे जब योगी को निकाल देंगे। योगी अभी मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, या लेकिन बाहर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उनके खिलाफ। बाहर से दबाव इतना बनाया जा रहा है, है। बाहर से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे। लेकिन मेरी पक्की जानकारी है, योगी जी ने किसी अपने मित्र को फोन करके कहा कि ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन मैं आखिर तक इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं देखता हूं ये मुझे कैसे निकालते हैं। लड़ाई आर पार की होगी। ये स्थिति है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और तो ये आपस में लड़े, ये जब आपस में लड़ेंगे तो मजे तो विपक्ष लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देशनीति के मंच पर आने के लिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद।